हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा में समानता का परिप्रेक्ष्य सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। इस वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट जो है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। और इस वीडियो में हम आपके सभी यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम इस वन शॉट वीडियो में ही देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जहाँ कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करना है, जो कि एक लव्य स्नातक 1 जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ को प्रोवाइड कराया जाता है, साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन, निर्धनता बच्चों की शैक्षिक संभावनाओं को कैसे प्रभावित करती है? चर्चा करें। तो निर्धनता की अगर हम बात करें, तो उसमें जो है अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें उसके शिक्षा को लेकर निर्धनता एक बहुत बड़ी संभावना होती है, जो उसकी शिक्षा को तय करती है, राइट? आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं, उनका एजुकेशन किस तरीके से होता है और जो निर्धन फैमिली से आते हैं, कई बार तो उनका एजुकेशन हो भी नहीं पाता है, राइट? तो इस ये कई संभावनाएँ हो सकती है इसकी। तो अगर हम बात करें आधिकारिक शिक्षा की अधिक उपलब्धता, सरकार को निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा को उपलब्ध होने की गारंटी देनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो सकता है कि सरकार को ये चीज़ सुनिश्चित करनी चाहिए, राइट? दूसरा हो सकता है कि वित्तीय समर्थन दिया जाए ऐसे बच्चों को जो निर्धन परिवारों से आते हैं, ठीक है? साथ ही साथ उचित शिक्षा प्रणाली। ऐसा ना हो कि अगर आप मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा में कोई उचित प्रणाली ही ना हो। भले ही आप शिक्षा को मुफ्त में ही दे रहे हो पर ये गारंटी दें कि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। ऐसा, ठीक है? ये सभी चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ जागरूकता। समाज में जो है जो निर्धन बच्चे होते हैं ना, उनके लिए शिक्षा के महत्व की जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि जो लोग हैं ना, उनके अधिकारों का समर्थन करें और समाज में उनके लिए भी समर्थन में आए, कि अगर कोई चीज़ समाज में हो रही है, तो उनके समर्थन में भी लोग आएँ। ऐसा ना हो कि उनको दरकिनार कर दिया जाए, उनके साथ कोई ना खड़ा हो, ठीक है? साथ ही साथ विशेष समर्थन और जो खासकर निर्धन बच्चे होते हैं, निर्धन फैमिलियों से जो आते हैं, उनके लिए खास विशेष समर्थन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको भी समाज में इक्वली ट्रीट किया जाए, उनके लिए संभावनाएँ जो है मजबूत हो सके और उनको भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सके, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या शिक्षा समानता का कारण बन सकती है? यस, शिक्षा जैसे समानता के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सरकारी की नीतियाँ। मतलब सरकार कैसे नीतियाँ बना रही है उस चीज़ में। तो सरकारी नीतियाँ जो होती हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसे कि सभी छात्रों के लिए निःशुल्क और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देना, ठीक है? और साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता बनाना, ठीक है? और वित्तीय समर्थन, अंतरजातीय संवाद, समाज में जो है जाति, लिंग, आर्थिक अंतर इनको इन सबको दूर करके अंतरजातीय जितने भी संवाद हैं, संवैधानिक निर्माण को महत्वपूर्ण बनाया जाए, उनके लिए भी अधिकार बराबर के हों, ठीक है? और उचित शिक्षा प्रणाली विभिन्न छात्रों के शैली और आवश्यकताओं का समर्थन कर सकती है, ताकि सभी छात्र जो है समान रूप से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है? तो शिक्षा जो है समानता का कारण बन सकती है। अगर सोसाइटी में जो अगर आप देखेंगे, किसी भी जगह में सभी लोग एजुकेटेड हैं, तो उनके लिए आप देखेंगे सेम अपॉर्च्युनिटीज़ है, हर चीज़ सेम-सेम है, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। तो ये सब कह सकते हैं अगर लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, तो उनके लिए समानता जो है ज़्यादा होगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, शिक्षा के प्रत्यय और प्रत्यय ज्ञान में क्या अंतर है? तो अगर हम विषयक क्षेत्र में प्रत्यय और प्रत्यय ज्ञान के डिफरेंस को देखें, तो शिक्षा के प्रत्यय शिक्षा के मूल सिद्धांत देखिए, जो जो प्रत्यय शिक्षा है, वो क्या ध्यान देता है कि सिद्धांत क्या है? जो शिक्षा है, उसके मूल सिद्धांत क्या है, उसके उद्देश्य क्या है? और शिक्षा की जो प्रणाली है, उसको दर्शन कराना और उसके बारे में बताना, ठीक है? और प्रत्येक ज्ञान में क्या होता है कि जितना भी ज्ञान के स्रोत हैं, सत्यता हो गए, स्तर हो गया, ज्ञान की प्राप्ति के जितने भी तरीके होते हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए होता है, ठीक है? उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो शिक्षा के प्रत्यक्ष शिक्षा के मुख्य उद्देश्य होते हैं, आदर्शों को प्रकट करने का काम करता है। प्रत्यक्ष शिक्षा क्या होता है कि जितने भी आदर्श होते हैं, उसको प्रकट करने का काम करता है, ठीक है? और दूसरी ओर जो प्रत्यय ज्ञान है, वो ज्ञान के स्रोतों और ज्ञान की प्राप्ति के तरीकों को भुनने और समझने का प्रयास करता है। ठीक है? और इसी का अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, अध्ययन क्षेत्र में किस तरीके से प्रत्यक्ष शिक्षा और प्रत्यय ज्ञान में फ़र्क है। तो प्रत्यक्ष शिक्षा जो है वो विज्ञान
और मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सोशियोलॉजी के अध्ययन उससे जुड़ा हुआ है। और दूसरी ओर जो प्रत्यय ज्ञान है वो तर्कशास्त्र, लॉजिकल और दर्शन से जुड़ा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रत्यय शिक्षा जो होता है वो सिद्धांत वगैरह पे ज़्यादा फोकस करता है। वो चाहे मनोवैज्ञानिक हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, ठीक है? और दूसरी ओर जो प्रत्यय ज्ञान होता है, जब वहाँ पर आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, लॉजिक के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या कोई चीज़ सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो वो बेसिकली प्रत्यय ज्ञान होता है, ठीक है? प्रक्षेप शिक्षा की प्रत्यय शिक्षा विद्वानों शिक्षा और छात्रों को शिक्षा के मूल सिद्धांतों के साथ साथ आगे बढ़ने में भी मदद करता है। और इस तरीके से शिक्षा के प्रत्यय और प्रत्यय ज्ञान दो विभिन्न जो हैं वो शिक्षा और ज्ञान के पहलू हैं, जो शिक्षा और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपने अपने अलग क्षेत्र में हैं और दोनों ही अलग अलग विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन से पहले शिक्षा का आध्यात्मिक थी कथन की जांच कीजिए। ऑफ कोर्स देखिए, जब आप देखेंगे कि जब तक ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में नहीं आए थे तो गुरुकुल्स हुआ करते थे। ठीक है, हालांकि ब्रिटिशर्स के आने के कुछ समय बाद तक भी गुरुकुल रहे हैं, परंतु अगर हम मेन फोकस में अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले, मतलब औपनिवेशिक शासन आने से पहले तक जो भारत के जितने भी विद्यार्थी थे, बच्चे थे, उनको क्या शिक्षा दी जाती थी? उनको जो है अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। मतलब संस्कृतियों को अपने साथ लेकर चलना और बड़ों का आदर करना, मतलब उनको गुरुकुल में शिक्षाएँ दी जाती थी, ठीक है? और जब औपनिवेशिक शासन आया, तो उस दौरान क्या हुआ, लोगों को इस तरीके की शिक्षा दी गई जिसकी वजह से वो जॉब करने के लायक बन पाए, उनको नौकरियाँ मिले, वो अपने रोज़गार में कमा सके, ठीक है? तो बेसिकली फ़र्क यही था औपनिवेशिक काल से पहले और बाद के एजुकेशन में, कि औपनिवेशिक काल से पहले ऐसे एजुकेशन होते थे जो ऋषि-मुनियों द्वारा और गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, ठीक है? और जब औपनिवेशिक का शासन आया, तो उसमें क्या हुआ, आध्यात्मिक था, परंतु उसके बाद क्या होता है कि उसका इसके बाद भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें बदलाव आया और विज्ञान, गणित और औद्योगिक शिक्षा का भी महत्व बढ़ गया। तो ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज़ करके लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, शिक्षा अपने सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रभावित होती है, टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हम ये जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? और इन क्वेश्चंस के जो है वर्डिंग को चेंज करके, लैंग्वेज को चेंज करके आपको इन टॉपिक से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि शिक्षा जो है उसके अपने सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में कैसे प्रभावित होता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, शिक्षा जो है एक समाज के सामाजिक और ऐतिहासिक ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह जो है एक समाज के सांस्कृतिक और आर्थिक जितने भी राजनीतिक विकास होता है ना, उसको प्रभावित करती है। साथ ही साथ शिक्षा के माध्यम से ही समाज में जितने भी जातिवाद और लैंगिक भेदभाव है, असमानता जो है, इन सब के खिलाफ जो है जागरूकता फैलाई जाती है और सभी के साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है? और जो शिक्षा है वो समाज के आर्थिक विकास में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जब समाज में लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, तो उनके पास रोज़गार ज़्यादा होगा, उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होंगी, वो किसी भी सेक्टर में, डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, राइट? और यह जो है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से जो शिक्षा है ना, वो अपने सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जेंडर पक्षपात का परिणाम जेंडर आधारित भेदभाव कैसे हो सकता है? देखिए, जेंडर पक्षपात की अगर हम बात करें तो उसमें जेंडर आधारित जितने भी भेदभाव होते हैं ना, वो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बिकॉज़ यदि भेदभाव व्यक्तियों को उनके लैंगिक पहचान के आधार पर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है और उन्हें समाज में समान अवसरों की बजाय असमान व्यवहार का शिकार बनना पड़ता है। बिकॉज़ जब समाज में जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उनको अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ-साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं ना समाज में, सभी में असमानता का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, जेंडर के आधार पर जितने भी मतलब रूप से कार्य करने, वेतन हो, वेतन का अन्याय हो, ठीक है? मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव हो सकता है। आपने देखा होगा कि सेम वर्क के लिए किसी पुरुष को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और किसी महिला को कम मिलते हैं। तो ये किस तरीके का एग्ज़ाम्पल है? जेंडर आधारित भेदभाव है, राइट? और जेंडर
पक्षपात में महिलाएं जो होती हैं, लैंगिक अल्पसंख्यक और लैंगिक अवसर के साथ ही समुदाय को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और समाज में उनके समान हिस्सेदारी और समान अधिकारों की कमी होती है। जेंडर आधारित भेदभाव से लड़ने के लिए समाज में जागरूकता, सामाजिक परिवर्तन और समर्थन की आवश्यकता होती है। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? ये गरीबी से कैसे अलग है? आपको ये बताना है। देखिए, सामाजिक बहिष्कार और गरीबी, ये दोनों ना थोड़े-से डिफरेंस है। बिकॉज़ देखिए, सामाजिक बहिष्कार क्या होता है कि आपको जो है, समाज जो है, वो आपका बहिष्कार करती है, आपको दरकिनार करती है, आपको समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करती है किसी भी चीज़ में। आपके लिए अगर कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आई है, तो उसमें आपको मतलब पीछे कर देते हैं और बोलते हैं कि ये आपके लिए नहीं है। ये ऐसा होता है सामाजिक बहिष्कार। गरीबी तो एक अलग चीज़ हो जाती है कि जब आप बहुत गरीब हैं, आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप किसी चीज़ को या किसी अपॉर्च्युनिटी को ले सकते हैं, ठीक है? तो सामाजिक बहिष्कार जो है एक सामाजिक स्थिति है, जिसमें कुछ वर्ग या समुदाय या व्यक्ति जो होते हैं ना, वो सामाजिक और आर्थिक सामाजिक समृद्धि से वंचित कर दिए जाते हैं, ठीक है? इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति या समुदाय को समाज में की मुख्य धारा जो होती है ना, उससे अलग कर दिया जाता है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को मौकों की पहुँच से वंचित वंचित कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है? और सामाजिक बहिष्कार जो होता है, वो गरीबी से भिन्न होता है, क्योंकि जो गरीबी आर्थिक संकटों का परिणाम होती है। गरीबी कब आता है? जब आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। सामाजिक बहिष्कार तो किसी के साथ भी हो सकता है, भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा है, परंतु आपके कुछ कार्य ऐसे हैं या कुछ ऐसा आपका बर्ताव है जिसकी वजह से समाज जो है आपका दरकिनार कर रही है, आपको मुख्य धारा से अलग कर रही है, ठीक है? परंतु जो गरीबी है, गरीबी कब आती है? जब आपके पास आर्थिक संकट हो जाती है, ठीक है? तो जबकि सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? व्यक्ति को सामाजिक सामंजस्य में वंचित कर देना, ठीक है? समाज उनको एडजस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो सामाजिक बहिष्कार के चलते जो लोग हैं ना, वो अपने सामाजिक और आर्थिक संवादों से वंचित हो जाते हैं, जिससे उनका समाज में समान सामाजिक और आर्थिक स्थान नहीं हो पाता है और वे सामाजिक आवश्यकताओं और मौकों की पहुँच से महसूस करते हैं कि वो मतलब उन चीज़ों को नहीं पा सकते हैं, उन चीज़ों को नहीं ले सकते हैं, ठीक है? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक जीवित दस्तावेज के रूप में समाज में व्याप्त असमानताओं को संबोधित करने के संबंध में भारतीय संविधान की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के द्वारा समाज में व्याप्त जितनी भी असमानताएं हैं, उनको समझने और संबोधित करने के लिए तो उसमें कई प्रावधान हैं। जैसे संविधान जो है विभिन्न धाराओं में सामाजिक न्याय, असमानता के खिलाफ कई महत्वपूर्ण उपायों को बढ़ावा देता है। जैसे कि समानता का हक, संविधान जो है समाज में सभी वर्गों और समुदाय के लोगों को समानता का हक देता है, भले ही आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग से आते हो, ठीक है? और अनुसूचित और आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए संरक्षण, ठीक है? जिसको रिजर्वेशन सिस्टम भी के नाम से भी जानते हैं आप लोग, ठीक है? शिक्षा का अधिकार, संविधान जो है शिक्षा के हक को बढ़ावा देता है और सभी बच्चों को निशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार प्रदान कराता है, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, समुदाय के हों या किसी भी जाति या लिंग के हों, ठीक है? और साथ ही साथ समाज में जागरूकता, संविधान जो है जनसंख्या को उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ लोगों को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है कि अगर आपके पास वो हक मिल गए हैं, ठीक है। अगर आपको वो हक नहीं मिल पा रहा है, आपसे कोई वो आपका हक है और आपसे कोई वो छीन रहा है, तो उसके लिए संघर्ष कैसे करना है, उसको सुरक्षा कैसे करना है उसकी, उसके लिए भी प्रोत्साहित करता है सॉरी संविधान, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान जो है सामाजिक असमानताओं के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत का संविधान समानता की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी प्रदान करता है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, भारतीय संविधान जो है समानता के एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी प्रदान करता है। यानी ये समाज में सभी व्यक्तियों को समान और अच्छे ढंग से व्यवहार करने और अधिकारों का बराबरी के साथ लाभ उठाने का प्रावधान को दिखाता है, ठीक है? और इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के जातिवाद, लैंगिक, धर्म या किसी भी आधार अन्य कारणों से जो है मौलिक अधिकारों से वंचित उनको नहीं किया जा सकता है। संविधान में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार तय कर दिए गए हैं कि वो हर किसी को मिलना है। चाहे आप किसी भी जाति के हो, लिंग के हो, धर्म के हो, आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है? इससे समाज में जितने भी सामाजिक न्याय और समानता की बढ़ती जागरूकता और अनुमोदन है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, ओके? नेक्स्ट हम देखते हैं
कि लोकतंत्र में नागरिकों को कौन सी क्षमताएं विकसित करनी चाहिए, इस प्रयास में शिक्षा की क्या भूमिका है? शिक्षा का लोकतंत्र में क्या कनेक्शन है? नागरिकों को क्या चीजें क्षमताओं को विकसित करने में सिखाती है शिक्षा? उसका क्या प्रावधान है, क्या भूमिकाएं है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो लोकतंत्र में नागरिकों को विभिन्न क्षमताओं को विकसित करनी चाहिए, जिनमें शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। पहला, जागरूकता और समझदारी। नागरिकों को राजनीति और सरकारी प्रक्रियाओं और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक और समझदार होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा इस जागरूकता को बढ़ावा देती है। लोगों को पता होना चाहिए कि राजनीति और सरकारी प्रक्रियाएं जो हैं, वो किस तरीके से बढ़ रही हैं, उनके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए और समझदारी होनी चाहिए, राइट? और शिक्षा से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। नागरिकों को लोकतंत्र में सहभागी बनने के लिए सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों के प्रति सक्षम होना चाहिए। शिक्षा जो है सामाजिक सहभागिता को भी बढ़ावा देती है। समाज में भी आप सहभागिता कर पाते हैं, विचारशीलता को बढ़ावा देती है, नेतृत्व कौशल करती है। शिक्षा जो है नागरिकों को समुदाय और राष्ट्र के नेता बनाती है और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा से ही तो आप सीखते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स काम करता है, कैसे नेता बना जाता है, कैसे राष्ट्र के ऊपर काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इस प्रकार शिक्षा जो है लोकतंत्र में साक्षरता, जागरूकता और नागरिकों की सहभागिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दलित साहित्य दैनिक अनुभवों के निहित है, टिप्पणी कीजिए। तो दलित साहित्य क्या है? बेसिकली ये एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन है, जो दलित समुदाय के लोगों द्वारा दैनिक जीवन के जितने भी अनुभव, संघर्ष हैं, सामाजिक असमानता की सच्चाई को उजागर करता है कि उनके लिए क्या चीजें जो है उनके साथ भेदभाव करा जाता है, क्या एक्चुअली में रियलिटी है, सच्चाई क्या है दलित समुदाय समुदाय के लिए, ऐसा वो दिखाने के लिए, सामने लाने के लिए सच्चाई को यह आंदोलन हुआ था, ठीक है? और यह जो है साहित्य दलित समुदाय के लोगों के लिए एक साहसी आवाज है, जिसमें उनकी संघर्षों और आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास की कहानियां दर्ज होती हैं। यह उन्हें अनेक अधिकारों की मांग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, ठीक है? तो ये सभी चीज था। अब स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारतीय साहित्य क्षेत्र में एक विधा के रूप में दलित साहित्य के विकास में अंबेडकर का क्या योगदान रहा था? तो आपने अंबेडकर जी की कई ऐसी कहानियां, कई ऐसी बातें सुनी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि अंबेडकर जी ने, बिकॉज वो खुद भी एक दलित क्षेत्र से आते थे, तो उन्होंने बहुत बहुत ऐसी चीजें करी हैं जिससे कि दलित समाज को बहुत फायदा मिले, उनका भी विकास हो, ठीक है? तो दलित साहित्य के विकास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने, जो खुद एक दलित थे, उन्होंने दलित समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए साहित्य को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्वीकार किया। साहित्य को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माध्यम माना है जिससे दलितों का विकास होगा। वो जागरूकता का स्रोत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय को उनके अधिकारों, उनकी समस्याओं से जागरूक कराया कि तुम्हारे लिए क्या-क्या समस्याएं हैं, तुम्हारे क्या अधिकार हैं, इन सब चीजों को लेकर। और साथ ही साथ साहित्य के माध्यम से अधिकारों की बढ़त, उससे क्या हुआ, साहित्य की जैसे बढ़त हुई तो अधिकार और जागरूकता की बढ़त हुई लोगों के अंदर, ठीक है? सामाजिक आंदोलन का साथ डॉक्टर अम्बेडकर ने कई ऐसे अपने दलितों के साथ मिलकर कई ऐसे आंदोलन चलाए जिनसे उनको उनकी उनके अधिकार मिले, ठीक है? तो इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित साहित्य को सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया, ठीक है? तो आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने साहित्य को माना, जिससे कि दलित वर्ग जो है उसका भी विकास हो और वो भी आगे बढ़ पाए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्या है? तो देखिए, जब हम आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, तो ये जिसको हम क्रिटिकल पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा शिक्षा शास्त्र होता है जो शिक्षा की समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ एक मिश्रण के रूप में उपयोग होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप जो है बहुत अच्छे से जागरूक नागरिक बन पाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें, तो शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में साधने का साधन है, ठीक है? जिसके थ्रू क्या होता है, यह जो है शिक्षा क्रियाओं को छात्रों के साथ सक्रिय और सामाजिक वातावरण में शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर
अधिक ध्यान देने का समर्थन करता है। यह जो है शिक्षा को केंद्र में यह शिक्षा के केंद्र में छात्रों के सोचने और विचार करने की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है और उसको बनाता है। इस आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र से क्या होता है, आप चीज़ों को क्रिटिकली सीखना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को क्रिटिकली समझना शुरू करते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में हर तरह के एस्पेक्ट्स को देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट क्या होंगे। ये सारी चीज़ों पे आप क्रिटिकली एनालाइज़ करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आप समाज में भी ज़्यादातर चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं, उनके अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह है, ठीक है? सो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि हमने जितने भी क्वेश्चंस को देखे, आपको सभी समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।